नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा ही महत्व होता है और डॉक्टर हमारे समाज में एक अहम सदस्य होते हैं। जी हाँ दर्शकों, सर्जन जो ऐसी स्थितियों का मूल्यांकन और उपचार करने में माहिर होते हैं जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है या मानव शरीर में शारीरिक परिवर्तन किया जा सकता है। जी हाँ दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम से रूबरू करवाएंगे हमारे द्वीप समूह के जाने माने शल्य चिकित्सक डॉक्टर सजी वर्गीस, MS MCH PDF, मिनिमल एक्सेस सर्जन, सीनियर सर्जिकल स्पेशलिस्ट, CHS, GB पंत हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो सबसे पहले डॉक्टर सजी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका जन्म कहाँ पर हुआ? मैं यहाँ कालीकट विलेज श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रहने वाला हूँ जी। और मेरा जन्म हमारा जीबी पंत हॉस्पिटल में हुआ है जी। और उसके बाद मेरा जो पालन पोषण जो है वो इधर ही हुआ जी। श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार आइलैंड्स। जी, डॉक्टर सजी जी, ये तो आपने बताया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा के बारे में। मैं अपने प्राइमरी स्कूल जो 1 से 5वीं क्लास का शिक्षा, तब मेरे पापा यहाँ जमीन हैडो में जमीन लेके घर बना के हम लोग वहाँ रहते थे जी। तो 1 से 5 की जो शिक्षा है जो इंग्लिश मीडियम हैडो प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम वहाँ पे हुआ और 6ठी से 12वीं क्लास की जो शिक्षा है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम जो अभी कहते हैं वहाँ पे हुआ जी। उसके बाद मुझे यहाँ से सीट मिला गया और मैं अपने MBBS 1992 आलपी मेडिकल कॉलेज केरला वहाँ से पास किया गया। फिर उसके बाद मैंने ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मुझे 2001 में MS जनरल सर्जरी का सीट अलॉट किया गया। मैं जो MS जनरल सर्जरी का सीट मैं कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हुबली कर्नाटका से किया। फिर उसके बाद मैं फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा। लिखने के बाद मैं MCH जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो मैं CMC क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर 2006 मैं ऑल इंडिया रैंक में फर्स्ट था और मैं वहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद 2006 से 2009 तक मैं CMC वेल्लोर तमिलनाडु वहाँ से किया। उसके बाद मुझे यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे लैप्रोस्कोपी का स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तो उस फलस्वरूप मुझे पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप इन मिनिमल एक्सेस सर्जरी मैंने कोयम्बतूर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड रिसर्च सेंटर कोयम्बतूर से मैंने कंप्लीट किया। जी जी। जब हम आपकी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज के दिनों के बारे में बताइए ज़रा। मेरे घर में वैसे तो कोई डॉक्टर्स के बैकग्राउंड में नहीं था, मैं पहला डॉक्टर हूँ। तो इनिशियली जब हम अंडमान से अपना 12th क्लास ख़त्म करके जब हम लोग MBBS शुरुआत करते हैं तो इट्स अ वास्ट MBBS इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। तो जहाँ की वी हैव ऑलमोस्ट 21 सब्जेक्ट्स। तो इनिशियली थोड़ा दिक्कत तो हुई थी, लेकिन अपना सीनियर्स मेरे जो सीनियर्स थे वो मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया किस तरह हम नोट्स प्रिपेयर करना है, किस तरह हमें टेक्स्ट बुक्स जो है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट MBBS लेवल में हम पढ़ते हैं वो हम रट नहीं सकते। जो हम 10th या 11th में करते हैं वो हम रट तो नहीं सकते। सो दे हेल्प मी अ लॉट, दे गाइडेड मी अ लॉट। मुझे किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह जो सब्जेक्ट को रिटेन करना चाहिए मेमोरी में। तो मेरे सीनियर्स इन एवरी स्टेप मेरे सीनियर्स मुझे बहुत मदद किया और मुझे एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए। एंड उसके बाद MBBS ख़त्म होने के बाद भी दे वर माई गाइड एक्चुअली। जो आगे पढ़ने का जो इंस्पिरेशन था वो मुझे अपने सीनियर से ही मिला। इसीलिए मैं आगे पढ़ने के लिए डिसाइड किया और बाकी की जो डिग्रीज है वो हासिल किया। जी, जैसे कि डॉक्टर सजी जी आपने बताया कि आपका जन्म यहाँ पर हुआ, आपने अपनी स्कूली शिक्षा भी यहाँ से की, लेकिन यहाँ हमारे जो द्वीप से आप जब बाहर गए आगे की पढ़ाई के लिए तब कैसा लगा और वहाँ जाकर आपने कैसे एडजस्ट किया? वैसे जब मैं मॉडल स्कूल में थे तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे अच्छा टीचर्स थे जी। चाहे मुझे केमिस्ट्री टीचर हो, बायोलॉजी टीचर हो, फिजिक्स टीचर हो और मैं टीचर्स और मुझे ट्यूशन जाना बोलने से बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम में। मैं 1991-92 की बात कर रहा हूँ। तो और मैं कालीकट में रहता था, तो कालीकट से पोर्ट ब्लेयर में आना, ट्यूशन लेना, घर पहुँचने में ही टाइम नहीं मिलता था।
तो माई टीचर्स वेर रियली माई लाइट। मेरा बायो टीचर्स, मेरा केमिस्ट्री टीचर्स, फिजिक्स टीचर्स, दे हेल्प मी अ लॉट। और मेरे टीचर्स एक्चुअली मुझे बताया गया क्या करना, कैसा पढ़ना, और क्लास में उनका टीचिंग स्टैंडर्ड इतनी अच्छी थी। जब मैं कॉलेज गया आई डिड नॉट फाइंड मच डिफरेंस। हालांकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट था, लेकिन आई डिड नॉट मच फाइंड डिफरेंस। और मैं जो तरीके से मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था, आई कंटिन्यूड द सेम मोमेंटम देयर ऑल्सो, एंड मुझे इतना मुश्किल तो नहीं लगा। वेल तो सब्जेक्ट वास्ट था तो मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती थी। यहाँ तो मैं 10-11 लोग तक तो सब्जेक्ट खत्म कर सकता था, लेकिन वहाँ उतना नहीं था इनिशियल स्टेज में। मुझे थोड़ा देरी तक 12-1 बजे तक रात को बैठ के सब्जेक्ट करना था, कंप्लीट करना था, बट मैं मैनेज कर सकता था बहुत आसानी से जी। और मुझे बिना कोई तकलीफ के मैं सारा जो ईयर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर MBBS इजिली आई कुड क्लियर विदाउट एनी हसल। इनफैक्ट मैं क्लास की फर्स्ट टॉप 5 में आया भी करता था MBBS के टाइम। जी जी। डॉक्टर सजी जी, जैसे कि आप अपने शिक्षकों को याद कर रहे हैं कि उनकी वजह से आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए, और ये भी बताइए कि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षकों की क्या भूमिका है। एक्चुअली शिक्षक ही हमें गाइड करते हैं, हमारे लाइट होते हैं जी। और उनका बिना तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें स्कूल जाना बहुत जरूरी है जी। कोई क्लास मिस नहीं करना चाहिए और हम बहुत अटेंटिव रहना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल में हमें जो नॉलेज दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट के बारे में, घर में आके जस्ट वी हैव टू जस्ट ब्रश इट अप। क्योंकि मुझे इतना टीचर, जैसा मुझे मेरा बायोलॉजी टीचर मालती मैडम थी, फिजिक्स सर मुझे नायडू सर थे, और केमिस्ट्री सर पांडे सर थे। दे वर सो गुड। आई मीन मुझे मैं जब भी कोई भी टाइम किसी भी वक्त क्लास में कोई भी डाउट पूछता तो बहुत अच्छे से बोलते थे, बताते थे, और हमारे जो डाउट से क्लियर करते थे। दे विल नेवर हेसिटेट बैक दैट नहीं बहुत हो गया अब नहीं, ऐसा नहीं। कोई टाइम भी मुझे कोई भी डाउट होता, मैं सर के पास जाते, पूछते हैं, मैडम के पास जाके पूछते हैं। और एक सर के बाद जो बात करना चाहता हूँ, इलांगवन सर जो अभी नहीं रहा हमारे बीच में, मुझे मैथ्स के लिए बहुत गाइड किया। सर मैथ्स का टीचर थे, और मैथ्स के लिए मुझे इतना, हालांकि मैं मैथ्स भी लेके पढ़ा हूँ 12th में, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों लेके पढ़ा हूँ। और मैथ्स के लिए सर का जो टीचिंग है मुझे बहुत मदद किया, जिसके वजह से मुझे बहुत अच्छा मार्क मैथ्स में भी मिला था। तो जब मैं सीट मुझे मिला था, मुझे इंजीनियरिंग में भी मिला था और MBBS में भी मिला था। तो टीचर्स आर एक्चुअली द गाइड एंड द लाइट, एंड दे आर द वन इंस्पायर्स यू, और आपको आगे बढ़ाने की मदद करता है। जी जी। डॉक्टर सजी जी, ये तो आपने अपनी शिक्षा के बारे में बताया और अपने टीचर्स के बारे में। अब हम आपसे आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। मैं जो भी कुछ हूँ मेरा मदर और फादर की वजह से हूँ। और मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, यानी कि मुझे खेलने तो बेचते थे, लेकिन टाइम बहुत स्ट्रिक्टली अलाउड करती थी। 1.5 घंटा या 2 घंटा मैक्सिमम, उसके बाद मुझे वापस आना ही आना है। तो मुझे बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। तो मैं जब क्रिकेट खेलने जाता तो जैसा 2 घंटा हो जाता है, मम्मी आवाज देती थी, और मेरा ग्राउंड मान लो एक 500 मीटर दूर रहता था घर से। मम्मी आवाज देती थी, सजी आप कहाँ हैं? तो मैं वहां से निकलो या नहीं निकलो, मेरे दोस्त जो खेलते हैं उन लोग छोड़ के चले जाते थे, नहीं तो मेरा मम्मी वहाँ डंडा लेके आ जाता था। तो एंड शी वाज सो स्ट्रिक्ट, और मम्मी मुझे बिल्कुल बैठ के पढ़ाती थी, और मुझे वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी। आई मीन जो कुछ मुझे चाहता वो देती थी, लेकिन उसका एक ही होता कि मैं बैठ के पढूं और आगे बढ़ूं। और मेरा पापा हालांकि कैम्बलवे में ट्रांसफर होके, मेरे पापा फॉरमैन थे, तो अंडमान हार्बर वर्क्स में काम करते थे। तो पापा का पोस्टिंग कैम्बलवे में हुआ करता था। तो पापा जो फाइनेंशियल सपोर्ट वहां से सब कुछ बेचते थे, लेकिन मम्मी जो है आगे हमें जो स्ट्रिक्टली जो गाइड करके, ज्यादा बाहर किसी से मिंगल होने नहीं देते थे, घर ही में बैठ के पढ़ने के लिए एडवाइस करते थे, और बहुत स्ट्रिक्ट थे। और मेरा पापा और मम्मा एक ही बात बोला, जो कुछ करना है तू कर, हमारा सपोर्ट कुछ भी ना हो लेकिन हम सपोर्ट करेंगे आपको, जितना आगे पढ़ना है पढ़,
लेकिन वी विल सपोर्ट यू. सो दे वर रियली माई my God, actually, you can say, and we were very prayerful as a family. We were believe in God, and we were as a family हम लोग भगवान से बहुत प्रार्थना फैमिली प्रेयर करते थे, और भगवान भी हमारे साथ थे और हमें बहुत मदद किया. और आपको मालूम होगा मैं कालीकट में रहता था जी. तो पूरा 24 आवर्स में 5 बस होया करते थे, और हमारा स्कूल स्टार्ट होता था 6 o'clock मॉर्निंग शिफ्ट, तो 4:30 हम लोग का दिन शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग. तो इन ऑल दिस डिफिकल्टीज गॉड वाज विथ अस, एंड हमारा प्रेयर सुना और हमें यहाँ तक लेके आया. जी जी. डॉक्टर सजी जी, आजकल की जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं आज फ़ोन पर बिजी रहते हैं, गेम देखना, वीडियो देखना, बहुत सारी जो चैटिंग वगैरह करते हैं. लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपको खेलों की रुचि थी, तो हम आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे कि आप उनको बताएं कि खेलों का क्या महत्व है उनके जीवन में. जैसा हमारा मेंटल डेवलपमेंट है वैसा फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है जी. आजकल हम देखते हैं द नेक्स्ट जनरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे रहते, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल. एक तो आप देखिए होंगे मोस्ट ऑफ दम जो आजकल के बच्चे हैं, दे हैव वेरी हाई पावर ग्लासेस दे वियर. दैट इज बिकॉज दे डोंट गो आउट, सनलाइट एक्सपोज नहीं होते हैं, खेलते नहीं है 24 घंटे मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर विद द फोन और विद द नेट. तो इसका वजह से होता है. एंड अभी आप वैसा आप न्यूज में भी पढ़ा होगा, यंग पीपल आर वेरी प्रोन टू हार्ट अटैक्स. दैट इज बिकॉज उनका जो फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फास्ट फूड, इनका वजह से होते हैं. एंड फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल है ही नहीं. So that is the main reason. So जो फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है. जी. पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी होना बहुत जरूरी है. वी हैव टू बैलेंस आवर स्टडीज एज वेल एज फिजिकल एक्टिविटी, और आगे बढ़ना चाहिए. नहीं हो तो हमें हर प्रकार के जो मॉडर्न नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो उससे हम लोग शिकार हो सकते हैं और उससे सफर कर सकते हैं. जी जी. डॉक्टर सजी जी, जैसे हमने आपका परिचय दिया था कि आप हमारे द्वीप समूह के जाने माने शल्य चिकित्सक हैं, तो आप इस प्रोफेशन में कब आए, कैसे आए, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मुझे इंस्पिरेशन मेरे ही मेडिकल कॉलेज, जो टीडी मेडिकल कॉलेज, आलपी मेडिकल कॉलेज के एक सर्जन से हुआ है. तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे. डॉक्टर विजयन जो सर होते थे, तो द वे सर्जरी करते थे, फिर पेशेंट को जो रिलीफ मिलता था जो सर्जिकल कंडीशन से सर्जरी के द्वारा, तो आई वाज क्वाइट इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर विजयन सर, एंड आई वांटेड टू बी लाइक हिम. तो मुझे एक ही गोल था कि मैं कैसा भी ऑल इंडिया एंट्रेंस लिखूं और एमएस सर्जरी ही जो ज्वाइन करूं. हालांकि सर्जरी मिलने का पहले मुझे एमडी पीडियाट्रिक्स मिला था, फिर एमएस ईएनटी मिला था, एमडी एनेस्थीसिया मिला था, लेकिन मेरा इच्छा एक ही था कि मैं सर्जरी करूं. तो जब मुझे अच्छी रैंक मिला और मुझे एमएस सर्जरी मिला, तो मैं ऑल इंडिया में ज्वाइन किया कर्नाटक मेडिकल कॉलेज में, और वहां मैं अपना सर्जरी शुरू किया. जी. तो और हर स्टेप में कोई ना कोई इज एन इंस्पिरेशन फॉर यू नो. मैं इस बात की बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे जो भी टीचर्स, आई गोट द गुड टीचर्स, द राइट टीचर्स, द बेस्ट टीचर्स एट द राइट टाइम और एट द राइट एज. आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट. जी. डॉक्टर सजी जी, आपने जो है अपने जीवन में सबसे पहली सर्जरी कब की थी और आपका अनुभव कैसा रहा? फर्स्ट सर्जरी जो मैं किया था, मैं अपने सेकंड ईयर में, इंडिपेंडेंट जो सर्जरी बोलता है, फर्स्ट ईयर जब एमबीबीएस एमएस तो 3 साल की होती है, तो पहले साल हम सुपरविजन में सर्जरी करते हैं या फिर असिस्ट करते हैं. तो सेकंड ईयर से हमें इंडिपेंडेंट सर्जरी करने दिया जाता है, इमरजेंसी सर्जरीज. तो मुझे अभी भी याद है, मेरा जो गाइड और मेरा जो टीचर डॉक्टर मधकटी, जो अभी जिन्होंने डायरेक्टर होके कर्नाटक मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुआ, सर थे मेरे गाइड. तो मैं जब फर्स्ट केस किया था लैप्रोटमी, पेट खोल के उनका अल्सर था, डियोडनम में अल्सर था, उसका मैं रिपेयर किया. और अगला दिन राउंड्स में, रात को 2 बजे सर्जरी खत्म हुआ, तो सवेरे 8 बजे सर राउंड्स के लिए आया. तो मैं एकदम वेरी प्राउड
विद ब्रॉड शोल्डर्स में खड़ा था सर के साथ, और मैं सर को बोला सर मैं सर्जरी किया, पेशेंट ठीक है। तो सर सब कुछ सुना। तो सर एक बात बोला जो अभी भी मैं इट्स अ गाइड फॉर मी, इन स्पाइट ऑफ योर सर्जरी द पेशेंट इज स्टिल अलाइव। आप समझिए ना, इन स्पाइट ऑफ योर सर्जरी द पेशेंट इज स्टिल अलाइव। तो देर इज नथिंग एज अ सर्जन आई कैन बूस्ट, it is because the healing which comes from above. We just do what we are supposed to do, but the healing or the जो cure ये ऊपर वाला ही देता है। तो there is nothing which we can proud of or we can boast of. It is we are an instrument for the healing process of the patients. So that I still remember and I carry it with me. We do our best. We are not gods at all. We cannot cure anybody. We just do the surgery. The healing and the cure comes from above. So that was my first surgery and the first teaching and the first lesson which I got from my guide. जी जी डॉक्टर सजी जी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी अगर आम भाषा में देखा जाए, हमारे दर्शकों को समझाना चाहे तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मिनिमल सर्जरी होता क्या है? आपको मालूम होगा कन्वेंशनल जो सर्जरी होता है, चाहे वो पेट का हो या फिर चेस्ट का हो, हम खोल के करते हैं। तो मान लो अभी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो तो हम राइट साइड, राइट अपर एब्डोमेन में ऑलमोस्ट एक 5 to 10 सेंटीमीटर का इंसिशन डाल के अंदर जाते हैं, और फिर जाके गॉल ब्लैडर जो डिसीज्ड ऑर्गन है, सपोज मान लो गॉल ब्लैडर पत्थर है तो उसको निकालते हैं। तो ये तो काटना पड़ता है, एक्चुअली इट इज एन इंजरी विच वी आर क्रिएटिंग, और उसका जो हीलिंग बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर रोबोटिक सर्जरी जो भी बोलता है, उसमें हम की ऑल छोटा छोटा इंसिशन, 5 mm इंसिशन या 10 mm इंसिशन, मैक्सिमम जो इंसिशन होता है 1 सेंटीमीटर के होते हैं, उनके द्वारा दूरबीन डाल के किया जाता है। तो उसका डिफरेंस बोलने से जो इतनी बड़ी इंसिशन, जो हीलिंग होता है, जो पेन होता है, जो मोर्बिडिटी होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन मिनिमल एक्सेस सर्जरी का की ऑल सर्जरी कहते हैं, उससे जो हीलिंग बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट डे हम लोग पेशेंट को बेड से बाहर निकालते हैं, मोबिलाइज करते हैं, ऑर्ली फूड एंड वाटर देते हैं, एंड सेकंड या थर्ड डे पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। हालांकि जो कन्वेंशनल ओपन सर्जरी में पेशेंट को मिनिमम 4 to 5 डेज हम लोग हॉस्पिटल में रख के, वार्ड में रख के, जब तक उनका पेन कम नहीं होता तब तक रख के उसके बाद ही में डिस्चार्ज करते हैं। मिनिमल एक्सेस सर्जरी के बाद जो बवल मूवमेंट्स होते हैं वो नेक्स्ट दिन हम लोग को मिल जाते हैं, लेकिन ओपन सर्जरी में बवल भी हैंडल करते हैं, उसके वजह से तो बवल मूवमेंट्स है, जब तक बवल मूवमेंट्स नहीं आते तो हम पेशेंट को पानी या फूड नहीं देते। तो वो बवल जो पैरालिटिक जो ईडियस होता है वो रिकवर करने में टाइम लगता है। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस, एंड पेशेंट रिटर्न टू नॉर्मलसी। जो आफ्टर मिनिमल एक्सेस सर्जरी दे कैन गो टू देयर नॉर्मल वर्क विद इन अ वीक्स टाइम। लेकिन ओपन सर्जरी या कन्वेंशनल सर्जरी में patient cannot go back to their work within a week's time. They will take at least 1 month to recover fully. So that's a big difference. So loss of time, loss of financial benefits, and the healing process, the morbidity है वो conventional surgery में बहुत होता है. And for poor patients, they cannot afford to lose time. They cannot afford to lose money because daily wages earner है, laborers है, they have to work the next day. फॉर उनके लिए जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत बेनिफिशियल है, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। हालांकि मिनिमल एक्सेस सर्जरी सारा स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी पेशेंट्स को बेनिफिट करते हैं, यानी कि मिनिमल एक्सेस सर्जरी में खाली बिनाइन कंडीशंस नहीं है, इवन कैंसरस कंडीशन, मैलिग्नेंट कंडीशन के लिए भी हम लोग लैप्रोस्कोपी से करते हैं, और उसका बेनिफिट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ओपन सर्जरी, और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। जी जी डॉक्टर सजी जी, आपके जीवन में आपकी जो उपलब्धि है जरा इस बारे में बताइए, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? मैं जो GB1 ज्वाइन करने के बाद दो मेन मैं बोलूँगा, एक तो स्टार्टिंग ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी डिपार्टमेंट। सो इससे पहले आपको मालूम होगा, सबको मालूम होगा, जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी हमारे यहाँ दीपों में नहीं होते थे। आई एम टॉकिंग वे बैक इन 2010 टू 2010, एंड आई ज्वाइंड इन 2010। सो फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स हम लोग मिनिमल एक्सेस सर्जरी शुरू किया। उससे पहले मिनिमल एक्सेस सर्जरी होते थे 1 या 2 दिन, बाहर से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते थे करके चले जाते थे,
जो अंडमान में जो फुल फ्लेड्ज जो हम सर्जरी शुरू किया वो 2011 से शुरू किया, जहां हम सारा इंस्ट्रूमेंट्स जो भी मिनिमल एक्सेस सर्जरी के लिए जरूरत है वो हमें लेकर आकर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हमें प्रोक्योर करके दिया गया, एंड वी स्टार्टेड एंड वी डेवलप्ड इट फुल फ्लेड्ज। और फुल फ्लेड्ज जब बोलने से हम लोग खाली गॉल ब्लैडर सर्जरी या अपेंडिक्स सर्जरी के लिए मिनिमल एक्सेस सर्जरी नहीं करते हैं अभी। आप कुछ भी कहिए, चाहे वो थोरासिक कंडीशन हो या एब्डोमिनल कंडीशन हो, चाहे वो कैंसर कंडीशन हो या फिर बिनाइन कंडीशन हो, सारा पैथोलॉजी के लिए अभी हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी के इसी द्वारा ही करते हैं। अनलेस इमरजेंसी, जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी एक्यूट कंडीशंस में आते हैं, जहां पेशेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए फ्रॉम द एनेस्थेटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू फिट नहीं होते, उन्हें छोड़ के चाहे वो एक दिन के नवजात शिशु हो या 90 साल के बुजुर्ग हो, हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही करते हैं और उनको बेनिफिट मिलते हैं। जी जी। डॉक्टर सजी जी, आप अब तक आपने जो है कितनी सर्जरीज की है? इनमें सर्जिकल कैरियर आप देखे जाएगा तो जो वे बैक इन 2001 से शुरू हुआ, मैं 11,000 से ज्यादा सर्जरी कर चुका हूँ। इट्स गॉड्स ग्रेस दैट ही मेड मी टू डू सो मेनी सर्जरीज, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट हैज बेनिफिटेड द सोसाइटी। तो इतना सर्जरी मैं किया हूँ आज तक। तो आई स्टार्टेड वे बैक इन 2001 जब मैं एमएस सर्जरी के लिए मुझे सीट मिला गया, तब से अभी तक 11,000 प्लस सर्जरी किया गया जी। और आगे और आप क्या क्या करना चाहेंगे? अभी तो मैं यही मिनिमल एक्सेस सर्जरी कंटिन्यू करूंगा, और मोर एंड मोर पेशेंट्स विल बी बेनिफिटेड। और दूसरा एक चीज जो मैं स्टार्ट किया है यहाँ, कोलोनोस्कोपी। एंडोस्कोपी तो फिलहाल अपर जी एंडोस्कोपी होता था, लेकिन कोलोनोस्कोपी के लिए हम पेशेंट्स को बाहर भेजना पड़ता था, या फिर मेलैंड में जाके कोलोनोस्कोपी करा के आते थे। लेकिन अभी हम स्टेट ऑफ द आर्ट कोलोनोस्कोपी सर्विसेज जीबी पद में शुरू किया है, जिसका वजह से एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के लिए पेशेंट कहीं बाहर जाने नहीं जी। सब कुछ अंडर वन रूफ वी डू इट इन जीबी पंत हॉस्पिटल। सो मिनिमल एक्सेस सर्जरी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जो भी है हम जीबी पंत में ही उनका पूरा सुविधा। इनफैक्ट जीए सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सर्जरी, बोथ इन पीडियाट्रिक्स एंड इन अडल्ट्स हम जीबी पंत में फुल फ्लेज करते हैं। जी जी। डॉक्टर सजी, जो नए डॉक्टर्स हैं और वो सर्जन भी अगर बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो बेसिक सर्जरी हम करते हो तो जनरल सर्जरी से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करना है कौन सा सुपर स्पेशलिटी अगर करना चाहता है तो वो करें। तो एक तो जो भी सर्जरी स्पेशलिटी जो चूज करने बनते हैं, वी शुड बी हम्बल, वो बहुत होना बहुत जरूरी है। वी शुड बी हम्बल, एंड सर्जरी में जो सक्सेस होता है इट्स ए टीम वर्क। हम इंडिविजुअल एक आदमी सर्जरी या सक्सेसफुली सर्जरी पेशेंट करके घर नहीं भेज सकता है। इट इज ए टीम वर्क। हम वो टीम डेवलप करना है। हम लाइक माइंडेड जो हमारे साथ जो कोलीग होते हैं या जो स्टाफ होते हैं उनको चूज करना है और वो टीम को डेवलप करना है। आपको मालूम है मिनिमल एक्सेस सर्जरी से टीम वर्क, और वो हम क्या दूरबीन द्वारा मॉनिटर देख के करते हैं जी। तो उसमें लॉजिस्टिक्स का हमारा लॉजिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा कि सपोर्ट स्टाफ, मेरा जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, जब मैं 2011 में जब शुरू किया तो मेरे साथ असिस्टेंट्स नहीं होते थे, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर ही कम थे। तो मेरा असिस्टेंट्स, मेरा कैमरा को तो दिखाना, तभी तो मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकता है। तो मेरा कैमरा पर्सन स्टाफ नर्सेस होते थे। मुझे अभी भी याद है विजय सिस्टर, फिर कलावती सिस्टर, रूबी सिस्टर, फिर मनु सिस्टर, इन सब सिस्टर को मैं पहले ट्रेन किया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मुझे दिखाने के लिए। पहले उन्हें ट्रेनिंग दिया, तो उन्होंने लोग मुझे कैमरा दिखाए थे 2015-16 तक। उसके बाद हमारा जेबी पंत हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मुझे डॉक्टर्स मिला, सर्जन्स मेरे साथ काम करने आए, सीनियर रेसिडेंट्स काम करने आए, जूनियर रेसिडेंट्स काम करने आए, उन्होंने कैमरा दिखाना शुरू कर दिया। तो 2015-16 तक, 2011 से 2015-16 तक मेरे जो स्टाफ होते हैं जिसका नाम मैं जिक्र किया, वो मेरे कैमरा का काम करते थे, कैमरा पर्सन के काम करते थे, एंड दे वर सो ब्यूटिफुली मुझे सर्जरी करने में मदद कर रहा था। अभी भी मेरे साथ है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है, अभी भी मेरे साथ है। अभी नए बच्चे को भी हम ट्रेन करते हैं, सो दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस आउट। तो लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी। जो एनर्जी सोर्सेस हम यूज करते हैं मिनिमल एक्सेस सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए, जैसे हार्मोनिक होता है, लाइगाशोर होता है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट। इट शुड बी फंक्शनल। और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो पेशेंट को इन्फेक्शन मिलने का चांस है। सो लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो वो सब एक टीम वर्क से ही होता है, इंडिविजुअल हम नहीं कर सकते जी। और पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट को करके, जो मेजर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव करके जो आईसीयू में करते हैं, वहां भी हमारा स्टाफ ही देखते हैं। सो उनका भूमि रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स बेसिकली टीम वर्क। जी। डॉक्टर सजी जी, जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं और वे हमारा ये कार्यक्रम देखकर अगर डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं कि हम भी इस क्षेत्र में जाना चाहें, तो उनको कब से तैयारी करनी चाहिए? 10th 11th 12th अभी तो फिलहाल नीट हो चुका है, तो नीट का प्रिपरेशन अलग ही होता है, एमसीक्यू ओरिएंटेड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओरिएंटेड होता है। सो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम 10th क्लास ऑनवर्ड्स। 10th 11th 12th स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए। अभी मेरा बेटी नीट 11th क्लास में है, शी इज ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। सो 10th 11th 12th बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। एंड इट्स ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओरिएंटेड प्रिपरेशन होना चाहिए। तो उस तरह से तैयारी करके और नीट यूजी क्लियर करके पहले एमबीबीएस आएंगे, फिर नीट पीजी क्लियर करके एमएस कर सकते हैं, फिर नीट सुपर स्पेशलिटी प्रिपेयर करके एमसीएच या डीएम कर सकते हैं। तो इट इज एन एमसीक्यू ओरिएंटेड। लेकिन पीजी के पहले जो एमबीबीएस करने के बाद उनको क्लिनिकल साइड में अपना एक्सपर्टाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एमबीबीएस और आउटसोर्सिंग टाइम में जो हम बेसिक क्लिनिकल अक्यूमेंट डेवलप करते हैं, वो आगे चल के हम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एमबीबीएस टाइम, जैसा एमबीबीएस टाइम और आउटसोर्सिंग पीरियड में, इंटर्नशिप पीरियड में जो क्लिनिकल अक्यूमेंट हम डेवलप करते हैं, दैट इज गोइंग टू लास्ट टिल द एंड। तो वी हैव टू स्पेंड टाइम विद द पेशेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पेशेंट्स के साथ टाइम बिताना चाहिए, उनको एग्जामिन करना चाहिए, जो फाइंडिंग्स होता है, जो अभी हम लोग सीटी स्कैन एमआरआई करता है, लेकिन उससे पहले द बेस्ट डायग्नोस्टिक इज स्टिल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सीटी एमआरआई जो करके हम लोग अधिक इंफॉर्मेशन मिलता है, दैट विल ओनली एड अप टू योर क्लिनिकल फाइंडिंग। लेकिन पेशेंट के साथ रह के जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जो फाइंडिंग्स मिलते हैं, जो डायग्नोसिस हम करते हैं, दैट इज मच मच इंपॉर्टेंट देन एनी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मॉडलिटी अवेलेबल नाउ। जी, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हमारे जीबीपन में एज फार एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पेशलिटी है, पीडियाट्रिक सर्जरी स्पेशलिटी है, मिनिमल एक्सेस सर्जरी सुपर स्पेशलिटी है, वो सब अवेलेबल है जी। और उन्हें जो भी इस स्पेशलिटी का रिलेटेड जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस या डिजीजेस है, दे कैन कम एंड फ्रीली गेट द ट्रीटमेंट डन एट जीबीपन हॉस्पिटल। और आई शुड थैंक द डायरेक्टर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशंस, क्योंकि हर वक्त जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या कंज्यूमेबल्स या जो भी मुझे जरूरत है, दे प्रोवाइडेड मी टाइमली, जिसका वजह से मैं ये स्पेशलिटी डेवलप किया। अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स या कंज्यूमेबल्स या जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वी कुडंट हैव डेवलप्ड इट। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई सीनियर्स, माई डायरेक्टर्स, द एडमिनिस्ट्रेटर्स, they provided everything, and we have with one goal that the population of Andaman Nicobar Islands बिना बाहर जाके उससे जो गवर्नमेंट एक्सचेकर बजट भी खर्चा है, जब यहीं प्रोवाइड करता है, हमारा आने जाने का यात्रा, फ्लाइट चार्जेस आपको तो मालूम ही होगा, और जब एक पेशेंट जाता है उनके साथ 2 या 3 रिलेटिव्स को भी जाना पड़ता है। तो व्हेन एवरीथिंग वी कैन गेट इट इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स इटसेल्फ, वही मेलैंड जाना है और जो खर्चा है करने की जरूरत नहीं है। एंड अभी जो फैसिलिटी हमारे पास है, उसका पूरा फुल फ्लेज उपयोग कीजिए, एंड दे शुड लीव ए डिसीज फ्री सर्जिकल कंडीशन जो लाइफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जी, डॉक्टर सजी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा और आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अब दीजिए इस कार्यक्रम से हमें इजाजत। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास साफ और स्वच्छ रखें। दीजिए इजाजत। नमस्कार।